देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत की मिट्टी पर छिपे गद्दार कितने भी चालाक से छिप जाएं, वो कानून की नजरों से नहीं बच सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ सरहद पार बैठे दुश्मनों की नींद हराम की है, बल्कि देश के अंदर बैठे गद्दारों की भी कमर तोड़ी है। बीते 11 दिन में लगातार 10 जासूसों की गिरफ्तारी ने पूरे देश को चौंका दिया है और ये सभी जासूस आम नागरिकों की तरह जिंदगी जी रहे थे, लेकिन इनके इरादे नापाक थे। इंस्टा, यूट्यूब पर हिट इन्फ्लुएंसर के वेश में जासूसी का खतरनाक खेल करने वाली ज्योति मल्होत्रा पकड़े गए आरोपियों में सबसे चौंकाने वाला नाम है। शुरुआती जांच में पता चला कि वो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ी हुई थी। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे माध्यमों से वो संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को शेयर करती थी, जिनमें फौजी मूवमेंट, कैंटोनमेंट एरिया की तस्वीरें, डिफेंस एक्सपो की तस्वीरें, रणनीतिक सूचनाएं तक शामिल थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक ज्योति को दुबई के एक कथित हैंडलर के माध्यम से भुगतान किया जाता था। उसकी गिरफ्तारी ने महिला नेटवर्क के जरिए जासूसी की एक नई परत खोल दी है। सरकार ने इन गिरफ्तारियों के बाद स्पष्ट संदेश दे दिया है कि राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पाकिस्तान को धूल चटा देने के बाद अब भारत में ऐसे लोगों की तलाश तेज हो गई है जो दुश्मन पड़ोसी देश के साथ मिले हुए हैं और देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, नूह से पकड़े गए जासूस तारीफ का कबूलनामा। मुझसे सिरसा एयरबेस की जानकारी मांगी गई थी। आसिफ बलोचा ने 2 सिम कार्ड मंगवाए थे, मुझे 1 लाख का लालच देकर जानकारी मांगी गई थी। तो नूह से पकड़े गए जासूस तारीफ का कबूलनामा, मुझसे सिरसा एयरबेस की जानकारी मांगी गई। आसिफ बलोचा ने 2 सिम कार्ड मंगवाए थे, मुझे 1 लाख का लालच देकर जानकारी मांगी गई थी। तीसरी बार फिर मैं वहाँ से जब आया ना, 3 आने के बाद फिर उसके जब मेरे पास बाद में कॉल आई, फिर उसने कहा कि अब तो है जो सिम से काम नहीं चलेगा, अब तो वीज़ा नहीं लगेगा तेरा। जब मैं वीज़ा के लिए गया तो अब तो कुछ हमारे लिए कुछ करना पड़ेगा और उसके लिए हम तुझे लाखों रुपये देंगे, जहाँ भेजेंगे वहाँ जा सकता है। अब मैंने वहाँ तो उनके सामने हाँ भर ली। फिर ठीक है, जैसे कहा मैं वहाँ चला जाऊँगा। उसने कहा कि सिरसा जाना है और एयरफोर्स से जो उसके बारे में उसकी फ़ोटो वीडियो कुछ हमें देनी पड़ेगी। 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीज़ा के लिए, तो वहाँ मेरा नंबर आया था काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोचा, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फार्म पर लिखा नंबर ले लिया मेरा उसने कहा कि मैं तुझे फ़ोन पर बताऊँगा और फिर आना, फिर वीज़ा दूँगा, इतने वीज़ा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर, तो वीज़ा चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में अपना वीज़ा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूह से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो इससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीज़ा लगा के दे दिया। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनके सूद पूर्व रॉ ऑफिसर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशिकांत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्व डीजीपी एल.एन. राव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डीसीपी पूर्व दिल्ली मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट एयर मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। और सौरभ दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आपका भी बहुत स्वागत है, सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं एनके सूद सर आपसे शुरुआत करूंगा और पहला सवाल मेरा ये है, आईएसआई कैसे ऑपरेट करती है, कैसे ज्योति मल्होत्रा को शिकार बनाया होगा? मैं अगर अपनी रिसर्च की बात करूं सूद सर, तो मैं जब ज्योति मल्होत्रा की प्रोफाइल से गुजर रहा था, 2.5 साल पहले ये लड़की जाती है करतारपुर कॉरिडोर के जरिए करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, और वहीं से पूरी कहानी पलटती है और उसके बाद से ही ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान आने जाने का सिलसिला और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ मिलने बैठने का सिलसिला तेज होता है। सूद सर, देखिए, पाकिस्तान ने जो आपकी कॉरिडोर खोली थी, करतारपुर कॉरिडोर, उसका एक पर्पस ये नहीं था कि यहाँ पे सिखों को परमिशन दी जाए कि वहाँ पे अपनी जगह पे विजिट कर सकें। उनका पर्पस था यहाँ पे टैलेंट स्पॉट करना, और स्पेशली उनका पर्पस था यहाँ सिख मिलिटेंट को प्रमोट करना। लेकिन साथ साथ वो टारगेट चुनते हैं। जब भी कोई पाकिस्तान एंटर करता है तो उसको पूरे तरीके से वेरिफिकेशन की जाती है, उसकी क्या जरूरत है, उससे बातचीत की जाती है,
और उसके बाद देखा जाता है कि अगर उनके काम का है तो एक्सप्लॉइट किया जाता है। देखिए, एक चीज ये होती है कि एक उस टाइप के लोग देखे जाते हैं जो हमारे सेंसिटिव जगह में काम करते हैं, जैसे डिफेंस और इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स या साइंटिस्ट हों। दूसरे देखे जाते हैं कुछ जर्नलिस्ट, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं और अपना काम कर सकते हैं और उनके पास कवर जॉब होता है। तीसरे पॉलिटिशियन, उनको भी देखा जाता है। और चौथे आजकल जैसे सोशल मीडिया पे यहाँ पे काम किया जाता था, और जब ज्योति मल्होत्रा जैसे यूट्यूबर मिल गए तो वो उनके लिए बड़ा यूजफुल हो जाते हैं। जैसे रिचर्ड हेडली, जैसे डेविड हेडली, उसको भेजा गया था इंडिया के अंदर पूरी रैकी करने के लिए। तो ऐसे जो यूट्यूबर है पूरी रैकी कर सकते हैं, स्पेशली वो जो जगह जगह घूमते हैं। तो उनको स्पॉट करके उनको यूज किया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, उनको प्रमोशन दी जाती है, उनके सारे खर्चे बियर किए जाते हैं, फिर उनको ब्रीफ किया जाता है। और यहाँ पे जो लोग पैसे का प्रलोभन देके काम करते हैं वो ऐसे लोग चुनते हैं जिनकी कोई शॉर्टेज हो, जिनकी कमियां हो। जैसे किसी को पैसे का लालच है, किसी को अपनी प्रमोशन करनी है किसी इशू के ऊपर, तो ऐसे लोगों को स्पेशली पिकअप किया जाता है, फिर उनको डेवलप किया जाता है, फिर उनको काम दिया जाता है धीरे धीरे कि ये काम करो वो काम करो, जहां जाना चाहता है जाए। चाहे पहलगाम में भेजा गया इसको, जब ज्योति को पहलगाम भेजने का पर्पज था कि वहां पे एक प्रोपेगेंडा चलाए कि पाकिस्तान की गलती नहीं है, ये तो हिंदुस्तान की गलती है, यहाँ पे इतने सिक्योरिटी के लोग हैं। लेकिन और यहाँ पे सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनके साथ साथ जो टूरिस्ट जाते हैं उनको भी ख्याल रखना चाहिए। तो अब ज्योति ने ये बातें तो कर दी, किसके कहने पे की? पाकिस्तान के कहने पे। क्योंकि पाकिस्तान ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि ये सारी गलती है इंडिया की गलती है, हमारे आर्म फोर्सेस की गलती है। कहती है यहाँ पे तो इतनी पुलिस है, इतने यहाँ पे सिक्योरिटी के लोग हैं, फिर कैसे हो गया? ये बेसिकली देखिए, पहलगाम में क्या कोई पुलिस का आदमी था, कोई आर्मी का ऑफिसर था वहां पे? कोई नहीं था। क्योंकि सब जगह हम अपनी आर्मी को डिप्लॉय नहीं कर सकते, सब जगह हम पुलिस को डिप्लॉय नहीं कर सकते। तभी तो इंडिया ने वहां पे 48 जगह जो कि सेंसिटिव जगह थी उसको बंद कर दिया, जहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। देखिए, इंडिया के अंदर हम बड़ा इजी हो जाता है अपनी इंटेलिजेंस को ब्लेम करना या आर्मी को ब्लेम करना। लेकिन क्या हर एक आदमी को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या हर एक आदमी के पीछे कोई मूवमेंट करेगा? सूद सर, ये एक तो बहुत अपडेटेड जो बातचीत आप बता रहे हैं, बहुत लेटेस्ट बातचीत है। क्रोनोलॉजी जहां से शुरू हुई, जो बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई, इस बात को मैं सुबह से सोच रहा था। आज हमने इस बात पे अपने ऑफिस में चर्चा भी की कि करतारपुर कॉरिडोर खोलना सॉफ्ट टारगेट्स को पिक करने के लिए एक बड़ा स्टेप था पाकिस्तान के लिए। और करतारपुर कॉरिडोर में, चूंकि मैंने वहां से रिपोर्टिंग की है, करतारपुर कॉरिडोर की तरफ से नहीं, जब वो कॉरिडोर खुला था तो मैं वहीं पर मौजूद था और देखा था कैसे पिलग्रिम्स जाते हैं, तो उनकी हर एक डिटेल, चाहे वो फ़ोन नंबर हो, ईमेल आईडी हो, पासपोर्ट नंबर हो, हर एक ईच एंड एवरी डिटेल, बहुत बारीक डिटेल भी वो पाकिस्तान के आईएसआई और वहाँ के अधिकारियों के पास होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज के मॉडर्न वॉरफेयर में आपने कहा कि भाई जर्नलिस्ट होता है या सेना के अधिकारी होते हैं या फिर जो कुछ और प्रोफाइल से जुड़े लोग होते हैं। लेकिन ज्योति मल्होत्रा जो है वो रिचर्ड डेविड कोलमैन हेडली वाला या फिर अभी एक जो हमारी गिरफ्त में है राणा, वो वाला काम कितनी इजीली कर सकती थी तहव्वुर राणा के जैसा? तहव्वुर राणा ने रेकी की थी, बिल्कुल। और ये लड़की पूरे देश में घूम के कहीं का भी वीडियो बनाती है और वो आराम से उस वीडियो पे किसी को शक भी नहीं जाता है। और चाहे वो डिफेंस एरिया हो, कैंटोनमेंट एरिया हो, चाहे वो कोस्टल एरिया हो, बॉर्डर एरिया हो, बॉर्डर एरिया के कई वीडियोस, गिलगिट बाल्टिस्तान के कई वीडियोस हैं, भारत के लास्ट विलेज के कई वीडियोस हैं इनके ब्लॉग में। सो ये बहुत बहुत लीथल कॉम्बिनेशन मुझे नजर आ रहा है, अगर आप बता पाए कि स्पाई की नजर से सर। देखिए, बिल्कुल। देखिए, आप एक बात देखिए कि जब कारगिल वार हुआ था तो हमारी एक जर्नलिस्ट वहां पहुंच गई थी। कैसे पहुंच गई वो? क्योंकि उसको रॉ के आदमी ने भिजवाया था। रॉ के आदमी ने बात करके कहा कि आप जाओ यहां पे, और वो आदमी आज भी डाउटफुल है लेकिन बड़ी हाई पोजीशन पे था, इसलिए उस पर उंगली नहीं उठाई जाती। और वहां पे आर्मी चीफ से बात करके उसको भिजवाया। तब यहाँ पे बात कर रही थी सैटेलाइट फोन से। सैटेलाइट फोन था उसके पास जो टेररिस्ट लेके जाते हैं, और एक इनके साथ मुस्लिम वो था जो उसको हैंडल कर रहा था चीजों को। और वहां जाके उसने पूरी ब्रीफिंग दी कि यहाँ पे देखो इनका डिपो है जहाँ पे आर्म स्टोर किए गए, और उसके कुछ मिनट के बाद आर्म स्टोर के डिपो पे आग लगा दी गई, बम्बार्टमेंट कर दी गई, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और इसी तरीके से जब आपका 26/11 हुआ था तब भी तो ये बात चल रही थी ना, पूरी डिटेल दी गई। देखिए, तभी कहा जर्नलिस्ट, आज जो ये यूट्यूबर है ये भी जर्नलिस्ट है, ये भी जर्नलिस्ट का काम करते हैं। लेकिन आपकी इंटेग्रिटी की बात है कि आपकी इंटेग्रिटी कहाँ है। यहाँ पे तो लाखों जर्नलिस्ट, यहाँ पे तो लाखों यूट्यूबर है, कितने ऐसा काम करते हैं। और देखिए, यहाँ पे जो लोग ऐसे पिकअप किए जाते हैं जिनकी कुछ चाह ज्यादा होती है, पैसे की चाह हो, फैशन की चाह हो या गिफ्ट की चाह हो। देखिए, बेसिकली 3 चीजें यूज की जाती है इंटेलिजेंस के अंदर किसी को ट्रैप करने के लिए। 3 Ws। ये जरूर है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो सिर्फ 2 W यूज करती है। मैं एक और आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि जब इमरजेंसी लगी थी तो उस टाइम पे रशिया ने कुछ इंडियंस जो आपके कांग्रेसी थे उनको इनवाइट किया, यूथ कांग्रेस के लीडर्स को इनवाइट किया पाकिस्तान रशिया के अंदर, और ये गए, बड़े मजे से गए। लेकिन जब लैंड किए
उनके एयरपोर्ट पे, तो वहां पे लड़कियां खड़ी कर दी गई इनके लिए, और ये बड़ा एंजॉय करके आ गए। ऐसी बात मैंने सुनी है अपने कान से। फिर मैंने कहा भाई आपके तो फोटोग्राफ चली गई होंगी वहां पे। देखिए, स्पेशली यूएस की बात कीजिएगा, स्पेशली चाइना की बात कीजिएगा, स्पेशली रशिया की बात कीजिएगा, पाकिस्तान की, ये तीनों डब्ल्यू यूज करते हैं। मैं इंडियन इंटेलिजेंस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि हम सिर्फ 2 डब्ल्यू यूज करते हैं, थर्ड डब्ल्यू हम यूज नहीं करते, क्योंकि हमारी फैमिली और हमारे लोग जो सीनियर ऑफिसर है, एक बार जब बात भी हुई कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है ऐसी चीज डिमांड कर रहा है, तो उसने कहा भाई हम ये नहीं करेंगे, पैसा दे देंगे, जाओ जो मर्जी करो, हमें कोई लेना देना नहीं तुमसे। हमारा एक करेक्टर है, फिर हमारा पर्पज है, हमारा पर्पज भी लिमिटेड है। हम पाकिस्तान को ट्रैक करते हैं, हम डिफेंसिव भी रहते हैं, लेकिन ऑफेंसिव होने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ये जो चीजें हैं पाकिस्तान बड़े इजीली यूज करता है। ईरान में रहा हूं, ईरान वाले ऐसी हरकत नहीं करते, आपको ब्लैकमेल नहीं करते वो। लेकिन पाकिस्तान के ऐसे का पर्पज ये है, इंडिया को टारगेट करना, इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक करना। कौन सी कंट्री है जो इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक करती है पाकिस्तान को छोड़ करके? क्या कोई है? कोई नहीं है। और पाकिस्तान इसलिए ज्योति मल्होत्रा जैसे लोगों को चूज करता है। या देखा कि हमारे काम की है, ये कहीं भी घूम सकती है, फ्रीली घूम सकती है, इंडिया से कोई पूछेगा भी नहीं। पाकिस्तानी आएगा तो उससे पूछताछ की जाएगी, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो ये ले भी चली गई और सेंसिटिव जगह चली गई, क्योंकि ले भी बड़ा सेंसिटिव एरिया है, स्पेशली अगर देखा जाए चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको ज्योति मल्होत्रा को स्पेशली पिकअप किया गया था, डेवलप किया गया, और इसको टास्क दिया गया कि आप प्रोपेगेंडा भी करो, आप हमारे काम भी करो, फोटोग्राफी भी दो, ताकि हम जहां पे अटैक करना चाहें कर सके। और देखिए, इसके बाद ये भी हो सकता था, इसको कहते हैं आप फलानी एयरबेस के पास जाओ या कंटोनमेंट एरिया के अंदर जाओ, वहां जाकर वीडियो बनाओ, वो कर सकते थे फ्रीली। और इसको पॉलिटिशियन से मिलाया गया, स्पेशली भुट्टो ये मरियम नवाज से मुलाकात करवाई। और वो एक पर्पस था बताने का कि ये पॉलिटिशियन से मिल रही है, इसमें ऐसे का कोई रोल नहीं है, एक कवर अप था। देखिए, जो भी जॉब किया जाता है इंटेलिजेंस के द्वारा, उसके अंदर कवर होता है, कवर दिया जाता है उसको। जैसे हम कहीं जाएंगे तो हमें कवर दिया जाएगा कि तो अगर तुमने जाना है तो इस नाम से जाओ, या तुम्हारा नाम ये है, इस पे काम करो। और अंडर कवर हम काम भी करते हैं, हम भी ये काम करते हैं, लेकिन हमारी लिमिटेशन है, हमें काम करना करते हैं। और पाकिस्तान अगर हमारे यहाँ पे ऐसे काम कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। देखिए, पाकिस्तान सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, वो लैंग्वेज समझता है बंदूक और तोप की, बाकी उसको कोई बात समझ नहीं आती। पाकिस्तान को जितना मर्जी भूखा मार लो, उनकी आर्मी तो पैसे खा रही है ना, उनकी आर्मी के पास तो पानी भी है, रोटी भी है, जनता जाए बाहर। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो ये सॉफ्ट टारगेट के तौर पर चुना गया, और ये करतारपुर कॉरिडोर का जो गेम पाकिस्तान ने खेला था, वो गेम भी एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। मैंने भी यही बात कही अपने लिसनर्स को, अपने दर्शकों को, ये करतारपुर कॉरिडोर खोलना कोई सिखों के प्रति प्रेम जाहिर करना नहीं था पाकिस्तान का नजरिया, या फिर पाकिस्तान की चाल। जी, जब करतारपुर कॉरिडोर खोली गई तो 3 क्रिकेटर को इनवाइट किया गया इमरान खान के द्वारा। एक सिद्धू थे, एक कपिल देव, एक गवास्कर। लेकिन गवास्कर और कपिल देव ने मना कर दिया, सिद्धू ने हाँ कर दिया। और सिद्धू वहां जाके इमरान खान से नहीं मिले, बल्कि उस टाइम पे आर्मी चीफ के साथ बैठे थे। फिर उनकी मीटिंग हुई, जो पाकिस्तान के आईएसआई के लोग चीफ हैं उनसे मीटिंग हुई। साथ में उनकी एक मीटिंग हुई गुरुद्वारे के अंदर, जो एक नामी वहां पे खालिस्तानी था, उससे मीटिंग हुई। सिद्धू ने मना भी किया कि ये खालिस्तानी नहीं है, मैं इससे बात नहीं की। लेकिन बाद में जब वीडियो आ गई तो सिद्धू कुछ कह नहीं सका। और वो इसी तरीके काम करते थे, यानी कि सिद्धू या हमारे गवास्कर या कपिल देव को फंसाना चाहते थे। जो फंस गया, बाकी बच गए। बिल्कुल। शशिकांत जी के पास जा रहा हूं, हमारे साथ पूर्व डीजीपी जुड़े हुए हैं सीधे उनके पास। उसके बाद हमारे साथ माथुर सर भी जुड़ गए हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर सर, आपका भी स्वागत है सर। शशिकांत जी, आपने क्या ऑब्जर्व किया अभी तक? ये जो लेडी है इनके वीडियोस में स्पेशली, और जिस तरह के वीडियोस ये बना रही हैं पाकिस्तानी एम्बेसी में, जैसे जा रही हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के ट्रेन्स में घूम रही हैं, पाकिस्तान की बसों को लग्जरी बता रही हैं, लाहौर को एक यूनिक और अल्ट्रा सिटी बता रही हैं, बहुत सारी चीजें, काफी चीजें ऑब्जर्व की गई। आपने क्या किस नजरिए से देखा अभी तक इसे? देखिए, आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा माता हारी का। हमेशा जब भी ऐसे नेशंस के बीच में होता है, जो विमेन होती हैं, जो कि ऐसे जिनको कल्टीवेट किया जा सकता है, जिनको असेट बनाया जा सकता है, और जो टू स्टार्ट विद स्लीपर सेल्स के तौर पर काम करती हैं, उनको डायरेक्शंस मिलती हैं, दे गो इन और डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। इससे एक चीज मैं कहूंगा साफ हुई है कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी ओर से बहुत बड़ी चूक हुई कि जब भी, मैंने भी इंटेलिजेंस में काम किया है, जब भी ऐसा कोई डेवलपमेंट आता है जो कि नॉर्मल नहीं है, आउट ऑफ वे है, जैसे कल्टीवेटिंग सम वुमन, ठीक है, ऑफिसर्स वगैरह होते रहते हैं सारे वहां, बट
कल्टिवेटिंग वुमेन, बिकॉज वुमेन अनफॉर्चुनेटली जो ऐसी चीजें हैं उसमें वो बहुत अच्छी तरीके से कामयाब हो सकती हैं, क्योंकि उनको नेचुरली, हम हिंदुस्तानी हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, उन पे हम कोई नजर ऐसा नहीं रखना चाहते हैं, कोई शक नहीं करते हैं, तो दे आर द इजीएस्ट टारगेट्स। एसेट बिल्डिंग जैसे सूद साहब कह रहे हैं, तो वी कॉल इट एसेट बिल्डिंग। एसेट बन गया, उसके बाद वी यूज देम, और ये जो एसेट्स होते हैं नॉर्मली हनी ट्रैप भी हो जाते हैं। पैसा मिल गया, वाइन और जो भी डब्ल्यूज की बात कर रहे हैं उसके साथ ये दे गेट हनी ट्रैप, जिसका सीधा मतलब होता है कि दे आर ब्लैकमेल एंड दे हैव नो, और उनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय कि उनके जो नापाक हरकतें हैं उसमें एक हिस्सेदार बन जाए, जो कि इस केस में हुआ है। आई थिंक शर्मनाक ही नहीं है, बट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए एक आई ओपनर भी होना चाहिए। थैंक यू सर। लेकिन आपने कहा कि इनको एसेट बनाया गया। मैं इनके वीडियोस देख रहा था, पहले ये करतारपुर कॉरिडोर जाती हैं, फिर कुछ टाइम के बाद गिलगित बाल्टिस्तान जाती हैं, तुर्तुक जाती हैं, इंडिया के लास्ट विलेज का दौरा करती हैं, उसके बाद फिर वापस आती हैं, फिर ये वापस करतारपुर जाती हैं, वापस आती हैं, फिर लाहौर जाने का सिलसिला शुरू होता है, फिर लाहौर के बाद पाकिस्तान के कुछ अन्य शहरों में भी जाती हैं। तो ये जो सिलसिला है ये लगातार बढ़ता जाता है। और एक लेमैन की तरफ मैं जानना चाहूँ, अगर आज की तारीख में मैं पाकिस्तान जाता हूँ और मैं कहूँगा कि मुझे मरियम नवाज से मिलना है, तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा? ये बिल्कुल मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन ये 1 साल पुरानी वीडियो है और आप कह रहे हैं कि कहीं लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है या फिर कहीं कोई चूक है, तो ये सवाल इसलिए जन्म लेता है क्योंकि एक आम ट्रैवल ब्लॉग बनाने वाली लड़की जाके मरियम नवाज से 1 साल पहले मिलती है और एक्शन अब जाके हो रहा है। शशिकांत जी, लेट मी टेल यू सर, अगर आप आज की तारीख में जाते हैं वहां पाकिस्तान, मुझे पता है नहीं जाएंगे, पर अगर आप जाते हैं, परमिशन मिलती है, रेस्ट एश्योर्ड पाकिस्तानियों की इतनी ज्यादा कोशिश होगी कि आपको किसी न किसी तरीके से कल्टीवेट करें। हमारे यहाँ से जो जत्थे जाते हैं पंजाब से पाकिस्तान में ननकाना साहब, उसमें भी लगातार वहां की ISI वगैरह हमेशा इतनी चौकस रहती है कि कौन सा व्यक्ति है, कहाँ उसने क्या वीकनेस दिखाई, किस तरीके से उसको कल्टीवेट किया जा सकता है, उसको असर बनाया जा सकता है, जिसको कि समय आने पर यूज किया जा सकता है। They will love it। कोई भी बंदा जिसकी पोजीशन में है, they love to try to cultivate him। हमारे इंटेलिजेंस के बहुत से लोग कल्टीवेट हुए। I know, I worked in intelligence agencies, मैं नाम तो कोई नहीं लूंगा। I know lots of person को हमने trapped and cultivated, और उसे बहुत सारे बाद में एक्सपोज भी हो गए थे। तो we have to be careful। जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनको भी एक लगातार आंख खोल कर रखनी पड़ेगी कौन जा रहा है, वहां पर उसके बाद वहां पे क्या फीडबैक आ रहा है। थैंक यू। बिल्कुल, क्या एक्टिविटीज़ हो रही है स्पेशली, और पाकिस्तान में अगर हमारे लोग हैं जो कि वहाँ से सूचना में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेना होगा। और मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि इस लेडी के हर एक मूवमेंट पर पाकिस्तान में हमारी नज़र रही होगी। हमारे जो एसेट्स हैं वहाँ से इंफॉर्मेशन आई होगी कि एक लड़की है जो ट्रैवल ब्लॉग बनाती है, वो मरियम नवाज से मिल रही है, ISI के ऑपरेटिव से मिल रही है, या फिर सेना के किसी अधिकारी से मिल रही है, पॉलिटिशियन से मिल रही है। डेफिनेटली ये इन्फॉर्मेशन रहा होगा। ओपी तिवारी सर का एक रिमार्क लेते हैं, उसके बाद अनुसार आपके पास, सौरभ दुबे जी आपके पास आ रहे। ओपी तिवारी सर, देखिए शशिकांत जी की बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि भैया देखिए, जब लोग पाकिस्तान जाने के लिए पाकिस्तान एम्बेसी जा रहे हैं, पाकिस्तान एम्बेसी तो एक छोटा सा ऑफिस है, उसको हम ट्रैक नहीं कर सकते। हमें पता है कि हमारे संबंध कैसे रहे हैं, क्या रहे हैं, किस कारण से जा रहे हैं। इतनी बड़ी जासूसी हम नहीं कर सकते, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। प्लस एक बात और कहूंगा कि लोगों के पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आसपास के लोगों को ये भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, उनके पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए, पूछे और क्या करें। ये तो बहुत इजी सॉफ्ट टारगेट है। ये मैडम को तो पैसे दिए होंगे, कुछ ब्लैकमेल भी किया होगा, वी नेवर नो कि क्या हुआ होगा। लेकिन थोड़ा बहुत मैं थोड़ा पीछे जाने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान में हमारे बड़े बड़े लोग जाते हैं। कुछ लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमें मोदी जी को हराना है, वो करना, तो ये इनके लिए एग्जाम्पल मिल जाता है कि बड़े बड़े लोग जाते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या नाम है उसका, मणिशंकर अय्यर, जाके वहां क्या कर रहे हैं। इस तरह से कई लोग जाते हैं। टर्की में मिलने चले जाते हैं अपने जो आर्टिस्ट है, बड़े बड़े आर्टिस्ट, वो कहती है, सोचेंगे कि हमें जाने में क्या परेशानी, जब ये लोग जा सकते हैं, मिल सकते हैं, ये क्या बातें कर सकते हैं। तो हमें जो ट्रैक करना है तो सबको करना चाहिए बराबर। अब जिस तरीके से बॉम्बे में जो अटैक हुआ था, जिस तरीके से हमारा हेलीकॉप्टर ऑपरेशन हो रहा था, पूरी इंफॉर्मेशन डिले हो रही थी। तो इसमें हमारे पास चांस था ना, कोई मैडम सेटेलाइट फोन लेके पूरा सब कुछ रिले कर रही थी कि बाहर जा रहा है, तो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी, क्यों नहीं पकड़ा, इतना डर क्यों था। कम से कम बताते कि हाँ भाई ऊपर से मैसेज आ रहा है, हमें नहीं करना। अभी था तो अभी भी तो टारगेट कर सकते हैं। पहले जो भी हमने इनकी इंफॉर्मेशन
करेक्ट की थी और पिछली सरकार ने मना किया होगा, उनसे एक्शन नहीं लिया होगा। अब तो समय आ गया कि एक्शन लेना अत्यंत आवश्यक है। तो बड़े लोगों के साथ एक्शन लेने के बाद एक बड़ा असर पड़ता है डाउन द लाइन। जो छोटे छोटे बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं उनकी हिम्मत नहीं पड़ती, एक डर पैदा होता था। एक डर पैदा करना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो सोचते हैं कि सब मस्ती है, चले जाओ किसी से बात कर लो। तो ये लड़कियां हैं, कर रही हैं कुछ, हो सकता है इसको ब्लैकमेल भी किया होगा बाद में, आई कैन नॉट से एनीथिंग। लेकिन जिस तरीके से फंसी है और ये कर रही हैं, ये एक उदाहरण है। और ये जितना मीडिया आप लोग कवर कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। डाउन द लाइन करीब थाउजेंड्स ऑफ देम विल बी ऑन द लाइन, जिनको वो टारगेट कर रहे होंगे, एटलीस्ट उनको समझ में आ जाएगा कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी अब एक्टिव हो गई है। ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। आपके मीडिया से कहना चाहूंगा ये मैसेज थोड़ा लंबा चलते रहना चाहिए, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन है और साइकोलॉजिकली और क्या कहते हैं इमोशनली अटैचमेंट पाकिस्तान से बहुत लोगों का है, बहुत दिल पिघलता है उनसे। अब क्यों पिघलता है वही जाने, लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से हमारा नुकसान कर रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए लोगों को तो समझना पड़ेगा। उनको ही नहीं, उनके अड़ोसी पड़ोसियों को भी समझना पड़ेगा। शशिकांत जी से मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस भी इंकरेज होनी चाहिए कि कोई भी खबर दे तो उससे ज्यादा इंक्वायरी ना करे कि क्यों ला रहे हो। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं तिवारी सर कि इस मामले को और इन्वेस्टिगेट करने की आवश्यकता है, और ये जितना नजर आ रहा है उससे कई गुना ज्यादा गहरा हो सकता है, और ये नेक्सस बहुत बड़ा हो सकता है। देश के अंदर कई लोग और इस ट्रैप में हो सकते हैं या फिर इस नेक्सस में हो सकते हैं। माथुर सर का एक रिएक्शन उसका, सौरभ दुबे जी मैं आपके पास आ रहा हूं। माथुर सर, जी माथुर सर आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। प्लीज आपका ऑडियो मैं चेक कराता हूं, माफी चाहूंगा। प्लीज पीसीआर इनका ऑडियो चेक कीजिएगा। सौरभ दुबे क्या कहेंगे आप? अभी तक जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो बात पैनल में उठाई गई कि इंटेलिजेंस चूक इसे माना जाए, 2.5 साल से एक लड़की पाकिस्तान के बाद तरफ बार बार रुख कर रही है, वहां के बड़े बड़े लीडर से मिल रही है। सूद सर के बाद में आपके पास सौरभ दुबे जी। देखिए पैनल में इंटेलिजेंस को लेकर सवाल नहीं उठाया गया था, लेकिन बात यह है कुल मिला के ज्योति मल्होत्रा की जो बात हो रही है, तो ये अभी उनके ऊपर से जो निगरानी है वो अभी नहीं रखी गई है। वो 2024 से लगातार उनके ऊपर निगरानी रखी जा रही थी, क्योंकि 2024 में जब वो पाकिस्तान गई थी तो बाकायदे जो है वो खुफिया टीम उनके ऊपर लग गई थी। और वहाँ से जब पाकिस्तान 12 दिन उन्होंने अपने समय बिताए, और पाकिस्तान समय बिताने के बाद वो सीधे वहाँ से चली गई चाइना। तब जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं उनको शक ज़्यादा हो गया और उन्होंने उसकी जो है सबूतों के आधार पर जांच करना उसी समय शुरू कर दिया था। क्योंकि जो चाइना ये गई, जब चीन गई है वहाँ पाकिस्तान से, तो इनको लग्जरी ट्रीटमेंट वहाँ पर मिला था, और तमाम जो है वो जितने दिन रही लग्जरी लाइफ जी करके वहाँ से वो वापस आई जब भारत आई थी हैं। और भारत आने के बाद वो फिर मार्च के टाइम पे पहलगाम जाती हैं। पहलगाम आने के बाद फिर वो एक बार पाकिस्तान जाती हैं। तो ये सारी जो जांच के घेरे में थी, वो पिछले 1 साल से ही वो जांच के घेरे में थी। लेकिन मैं जो बड़ी बात अभी सूद साहब कह रहे थे, बहुत मजबूती से उन्होंने एक बात को रखा, उसको ध्यान देने वाली बात है। सबसे मेन बात है कि देखिए मल्होत्रा का अगर आप इसका पहले का पुराना अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो उसमें कोई खुफिया जासूस नहीं थी। ये खुफिया, ये पहले यूट्यूबर थी। यूट्यूबर के नाते जो है जब ये धीरे धीरे पाकिस्तान के संपर्क में आती है, क्योंकि जब ये मुझे अच्छे से ध्यान है कि जब ये मैं इनके बारे में पढ़ रहा था, जब ये वहां पर वीजा अप्लाई करने के लिए जाती है, उसी समय एक आदमी से इसकी दोस्ती हो जाती है। और जो आदमी दोस्ती जिससे होती है उसका नाम इन्होंने अपने मोबाइल में रंधावा करके सेव किया था ताकि उनको शक ना हो। और पाकिस्तान में जो मरियम से इनकी मुलाकात हुई थी, वो पूरी एक साजिश के तहत इस सकारात्मक तस्वीर इसकी दिखाई जा रही थी कि ये यूट्यूबर के नाते बिल्कुल पॉजिटिविटी दिखा रही थी। और इसको भी कहा गया था कि तुम पाकिस्तान की एक सकारात्मक तस्वीर अपने यूट्यूब में दिखाओ ताकि हिंदुस्तान वालों को कोई शक ना हो। लेकिन जांच एजेंसी तो पहले से ही लगी थी। लेकिन मुख्य बात यह है कि जिस प्रकार से, जो सबसे बड़ी बात है, कम समय के अंदर एक पैसे का प्रलोभन, पैसे के प्रलोभन के चक्कर में, लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में इस तरह की तमाम लड़कियां शिकंजे में है। मैं एक आपको बहुत बड़ी बात बोलता हूं और दावे के साथ बोलता हूं, मुंबई के अंदर अगर आप बॉलीवुड में जाते हैं, लोखंड वाला, जहां पर तमाम मॉडल और एक्ट्रेस रहती हैं, और वो तमाम और मॉडल और एक्ट्रेस जिनके पास काम के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो आप देखेंगे तो एक लग्जरी लाइफ जी रही हैं। वो लग्जरी लाइफ जीने का स्रोत आप देखेंगे तो वो लगातार उनका दुबई आना जाना लगा रहता है। हम सिर्फ आपका, ये आपकी बात ठीक है, करतार जो बॉर्डर है ये खुलने से एक जो बात समस्या हुई है वो तो हुई है, लेकिन एक बड़ा पहलू है जो दुबई है, क्योंकि दुबई में 50% से ज्यादा पाकिस्तान के लोग हैं। और दुबई के अंदर जो पाकिस्तानियों से संवाद हो सकता है आपका, वो बड़े ही आराम से हो सकता है। सारा खेल वहां पर बैठ करके हो सकता है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर हमारी हो सकता हूं जांच एजेंसियां लगी भी हो, अगर वो लोखंड वाला अगर बॉलीवुड के अंदर अच्छे से छानबीन करेंगी
तो ऐसे तमाम उनको कई प्रकरण और मिल जाएंगे जो कई लड़कियां लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में, लालच के चक्कर में, धन के लालच के चक्कर में हो सकता हो कि हमारी सूचनाएं आदान प्रदान करती हो, क्योंकि वो बहुत उम्र की नहीं होती, बहुत मैच्योर नहीं होती। और बॉलीवुड में एक दिमाग में जो है ना पाकिस्तान को लेकर के पॉजिटिव भरा जाता है, वहां ये नहीं दिखाया जाता, वहां ये दिखाया जाता है कि हम पाकिस्तान के लोग भी हैं, एक्टर हैं, हमारी क्या गलती है, मासूमियत दिखाई जाती है। बहुत बड़े लेवल पर आप अगर आप कह रहे हैं कि इतने लोग हैं जो कि वहां इस तरह के काम में संलिप्त हैं, तो फिर ये नहीं, फिर तो ये आप अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी क्वेश्चन कर रहे हैं। हो सकता है, मैंने कहा ना जांच एजेंसियां लगी हैं भाई, इसके भी तो 1 साल पहले से जांच एजेंसी लगी थी, अभी नहीं लगी है। सूद सर कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद माथुर सर आपके पास आ रहा हूं। सूद सर देखिए, जो जांच एजेंसियां काम करती हैं ना, वो ये नहीं है कि किसी ने एक बात की तो उसको पकड़ लिया, उसके बाद पूरी तहकीकात होती है। जब पूरे प्रूफ इकट्ठे होते हैं तभी उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। अब जैसे इन्होंने बॉलीवुड की बात की, बिल्कुल ठीक बात है कि बॉलीवुड के लोग आ जाते हैं, लेकिन कोई दूसरे धंधे होते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर वो पाकिस्तान को प्रमोट करे तो बात अलग है, वहां दूसरे धंधे के लिए जाते हैं, बहुत से पैसे मिलते हैं उसके लिए। और देखिए, एक बात बताऊं कि बॉलीवुड के बहुत से लोग उनके कनेक्शन में थे पाकिस्तान के ऐसे के लोग, स्पेशली यूरोप के अंदर। 3 ऐसे नाम थे, जैसे अनिल मुसर्रत जो आपके ब्रिटेन के अंदर बैठा, उनका इनसे लिंक था, क्योंकि इनकी फिल्मों को प्रमोट करता था। और वहां पे जब प्रोग्राम, उसकी लड़की की शादी हुई तो बॉलीवुड के बहुत से लोग गए, अनिल कपूर भी गया और बहुत से बाकी लोग भी वहां गए। फिर जब वो इंडिया में आया अनिल कपूर की शादी में, तब भी सब लोग इकट्ठे थे। और उसके बाद यूएस के अंदर देखिए, शाहरुख खान के एक बड़े कनेक्शन है पाकिस्तान के ऐसे के आदमी से, जो यूएस के अंदर बैठा है, उसके जो प्रॉपर्टीज है दुबई के अंदर, उसको लुक आफ्टर करता है। मैंने इसके वीडियो भी बनाए थे, मेरा पिछला चैनल था जो हैक हो गया, उसके ऊपर इसके वीडियो बनाए थे कि इन लोगों के ऐसे कनेक्शन है, तो उसके ऊपर भी। लेकिन कुछ को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। लेकिन अब जब इनको ब्लैकलिस्ट नहीं करोगे तो ये तो इंडिया के अंदर आके घूमेंगे। कुछ चूक है हमारे लोगों की, कुछ डिले कर जाते हैं, लेकिन जब भी कोई काम होता है, जैसे कोई आदमी पाकिस्तान के एम्बेसी में जाता है तो उसका नाम रजिस्टर किया जाता है आईबी के द्वारा, और उसकी छोटी-छोटी जांच की जाती है। मैं एक स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं, ये जो लड़की जिसको आप अभी खबरों में देख रहे हैं, न्यूज चैनल्स पर देख रहे हैं, इनकी तस्वीरें देख रहे हैं, ब्लॉग देख रहे हैं, ब्लॉग की बात कर रहा हूं मैं, क्या इनको देखकर आपको ऐसा लगता है कि इनको प्रेशराइज किया जा रहा हो, या फिर पूरा खेल पैसे के लिए था, ऐसा लगता है? क्योंकि मैं इनकी तस्वीरों को देखकर ऐसा तो नहीं कह सकता कि कहीं से भी किसी तरह के दबाव में रही हूं, परेशान रही हूं। नहीं, देखिए, दबाव में तब है ना। देखिए, पाकिस्तान पहले क्या लव जिहाद करता था, फिर शादी जिहाद भी सामने आ गया। देखिए, यहाँ पे कोई प्रेशर की बात नहीं है, ये तो विलिंग दे काम करते हैं। आपने पैसा ऑफर किया, हम आपको प्रमोट कर देंगे, तो आपके लिए काम करेंगे। बाकी आप जो मर्जी करते रहो, पैसे के बीच में तो कुछ और भी धंधे चल जाते हैं, वो तो चलते हैं पाकिस्तान में, तो ऐसे फ्री है। लेकिन प्रेशर की बात नहीं है, यहाँ पे जो पूरा खेल है पैसे का खेल है। पैसा दिया गया, यहाँ पे पैसा इन्होंने खर्च नहीं किया, अपने घर पे नहीं खर्च किया, लेकिन इसके अकाउंट तो मिले होंगे कहीं ना कहीं, तभी तो एजेंसियों ने इसके ऊपर नकेल कसी है। फिर देखिए, जिस तरीके से पूरा एक ट्रेंड दिया गया, कभी लाहौर गई, कभी पाकिस्तान गई, कभी यहाँ पे चाइना गई, थाईलैंड गई, इंडोनेशिया गई, बाली गई। बाली में किसके साथ गई? ये कहा जाता है दानिश के साथ गई। बिल्कुल, तो वहां तो एंजॉय करने गई होगी ना, एंजॉय हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब क्यों ऐसा करते हैं, किस लिए करते हैं? मेन बात है पैसा, पैसे के साथ आपकी दूसरी चीजें भी ज्वाइन हो जाती हैं। तो ये बेसिकली लड़की, मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई प्रेशर की बात है। देखिए, एक पाकिस्तान की लड़की आई थी, सीमा हैदर, जो इंडिया के अंदर रही थी, वो हिंदू भी कन्वर्ट हो गई, पाकिस्तान को बड़ा धक्का लगा और उसने एक अंजू को पाकिस्तान के अंदर बुला दिया। जब अंजू पाकिस्तान के अंदर गई तो अंजू को वहां पे वीडियो बनाए गए, और वहां पे आईएसए के लोग दिख रहे थे सामने, वो भी खड़े हैं, सामने ड्रोन से वीडियो बनाए गए। और आप अगर मणिशंकर अय्यर की बात करते हैं, वो तो पाकिस्तान जाके कहते हैं कि आप इसको हराइए, मोदी को हरवाइए, हटाइए इनको। लेकिन पॉलिटिशियन के पास प्रिविलेज है। आप एक हमारे एमपी मिले हैं, जो इस टाइम पे एमपी हैं कांग्रेस के, उनकी वाइफ लंदन में बैठी है और लंदन से पाकिस्तान के साथ काम करते हैं। हमारे नेवी के चीफ थे, जिनकी 2 लड़कियां, जिनकी शादी हुई है पाकिस्तान के साथ, लोगों के साथ, और वो वहां पे एक एजेंडा चलाते हैं इंडिया के खिलाफ। तो यहाँ पे तो बहुत से काम होते हैं, लेकिन वो कह सकते हैं मेरा तो कोई लेना नहीं, खैर उनकी रिसेंटली डेथ भी हो गई। तो बेसिकली बहुत से इश्यूज है जहाँ पे हम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन हम कई बहुत सी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। पॉलिटिशियन के पास प्रिविलेज है इसी तरीके। लेकिन आपने अंजू वाला प्रकरण सही याद दिलाया। आपने अंजू जो पाकिस्तान गई थे और उसके बाद किस तरह से उसके ड्रोन वाले वीडियो शॉट कराए गए, वो सारे ऐसा लग रहा था कहीं फिल्म पीओके में फिल्म शूट हो रहा है, वैसे वीडियो सामने आ रहे थे। और वो पूरा प्रोपेगेंडा आईएसआई की तरफ से चलाया जा रहा था, और मुश्किल से 6 महीने लगेंगे, पूरा प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो गया। माथुर सर हमारे साथ ज्वाइन हो गए, उनका ऑडियो ठीक हो गया। माथुर सर का एक रिएक्शन, उसके बाद में तिवारी सर और शशिकांत सर आपके पास आ रहा हूं। माथुर सर। देखिए विवेक, मैं यही कह रहा था कि जिस प्रकार से इन लोगों को टारगेट किया जाता है, ये बात हमको माननी पड़ेगी कि ये जो ज्योति जैसे लोग हैं, ये लोग छोटे, दे आर स्मॉल फिश। हमको कहीं ना कहीं ये बड़े लोगों को जो इनके साथ में जुड़े हुए हैं,
उनको उनको टारगेट करने की जरूरत है। और एक बात सुबह भी मैंने कही थी और मैं दोबारा उसको रिपीट करता हूं आपके चैनल के ऊपर कि हम सिर्फ अभी पाकिस्तान की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि हमारा इस समय पाकिस्तान के साथ इशू चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि चाइना जो है इस खेल में पाकिस्तान से काफी ज्यादा आगे निकला हुआ है। और जिस प्रकार के चाइना के यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि चाइना की बात करते हैं, चाइना को राइट पर्सपेक्टिव में डालते हैं। देखिए तमाम जो पूरी कहानी है वो नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर आधारित है। पाकिस्तान और चाइना ये चाहते हैं कि एक इस प्रकार का नैरेटिव यहाँ से बिल्ड किया जाए कि जो पाकिस्तान की टेररिस्ट की जो 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 इमेज है उसको कहीं ना कहीं उतारने का प्रयास हो। ये कहा गया भारत में हो रही है वो भारत की खुद की करी हुई है। मैं तो इस बात का भी याद दिलाना चाहता हूँ, वो मेरे को स्टेज अभी भी याद है वहां पर जहां पर डॉक्टर जाकिर नायक थे और उन्होंने दिग्विजय सिंह की प्रेजेंस में एक बुक रिलीज करी थी कि आरएसएस हैंड इन 26/11। आई होप यू नो दैट। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस लेवल पे किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं और किस प्रकार से किस तरह से हम लोग आगे की चीजें होने दे रहे हैं। तो ये जितने भी स्टेटमेंट्स लोगों के यहाँ पर आ रहे हैं, जितने भी सवालात उठाए जा रहे हैं किसी न किसी के द्वारा, उन पे भी कहीं ना कहीं नजर रखने की आवश्यकता है। ये अपने आप नहीं होते हैं इस प्रकार का सवाल उठा देना, ये कर दो, उसका प्रूफ दे दो, उसका समाधान क्या है, इसका ये क्या है। मैं जो हिंट कर रहा हूँ विवेक, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। ये मेरा मानना है कि ये एक बहुत बड़ा एक नेक्सस है, बहुत बड़ा जो इन्होंने यहाँ पर जंजाल का बिछा रखा है, इसको ब्रेक करने की आवश्यकता है। और जब तक हमारे अंदर जब तक हम जो असली जो इनके जो सूत्रधार हैं उन तक नहीं पहुंचेंगे और उनको नैब नहीं करेंगे, इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। एक ज्योति या और एक दो लोग, चार लोग और आपने देखे हैं, या एक वहां पर एक हिसार में या सिरसा में एक वीडियो को ट्रैक कर रहे हैं, वो सिर्फ ग्राउंड के ऊपर वो प्यादे हैं। प्यादे जो असली राजा रानी और इसके लोग हैं वो कहीं और दिखाई नहीं दे रहे हैं आप लोगों को। तो मेरा ये मानना है कि हमें एक बहुत जबरदस्त इसको चेक करना पड़ेगा, चाहे वो बॉलीवुड हो या और कोई इन्फ्लुएंस या ऐसे लोग हो जिनके पास बहुत ज्यादा हर प्रकार की ताकत है, उनको कहीं ना कहीं ट्रैक करने की आवश्यकता है। विवेक, मुझे लगता है सर इसमें ये वाले केस में माथुर सर, ये वाले केस में मैक्सिमम जो भूमिका सामने आई है वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने आई है, पाकिस्तानी एम्बेसी के सामने आई है, जिसमें दानिश नाम का एक लड़का जो कि हैंडलर था और जो इन लोगों को पैसे भी डिलीवर करवाता था वाया सऊदी, ये जानकारी सामने आ रही है। लेकिन अब सबको पर्सोना नॉन ग्राटा देकर यहां से अलविदा कर दिया गया है, थैंक यू नमस्ते कर दिया गया है। तो इसलिए इनके ऊपर का जो कवर अप था वो धीरे धीरे एक्सपोज होना शुरू हो गया। ओपी तिवारी सर कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद मैं शशिकांत जी आपके पास आ रहा हूं। माथुर सर एक सेकंड। हाँ ओपी तिवारी सर। सूद साहब के लिए कह रहा था क्वेश्चन कि भाई यार सौरभ जी बता रहे थे कि हम ट्रैक कर रहे थे, लेकिन देखिए इस तरह के केसेस में आई मे बी आउट ऑफ सिंप हो सकता हूँ, लेकिन इस ऐसे केसेस को अगर शुरू में ही एक बार बता दिया जाए कि ये ठीक नहीं है, ये मैसेज उसकी फैमिली परिवार में जाएगा और बाकी लोगों को जाएगा कि हम कैसे ट्रैप हो रहे हैं। हम जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा लेवल काम तो करना नहीं जा रही है ताकि हम जाके एक बड़े आदमी को पकड़े और बड़े खुश हो गए। तो जब भी शक हुआ तभी भी उनको पिन पॉइंट करो, एक झटका दो उनको, घर का प्रेशर, बाकी प्रेशर, और मैसेज बहुत डाउन द लाइन जाएगा। वी डोंट हैव टू वेट कि हमने भाई अचीव कर लिया, एक स्पाई पकड़ लिया, तब तक कितना नुकसान हो चुका है। तो ये प्रोएक्टिव में अगर हम 10 केसेज में आ जाएंगे तो हो सकता है एक दो में गलत हो, आप माफी मांग लीजिए भाई गलत हो गया, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा बढ़ेगा कि एवरीबॉडी इज बीइंग वॉच्ड, दैट विल बी वेरी पॉजिटिव थिंग्स। डीजीपी साहब और सूद साहब मेरे ख्याल से पता नहीं सहमत हो तो बताएंगे। थैंक यू जी। शशिकांत जी क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल एग्री करता हूं मैं इससे, मिस्टर तिवारी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो मेन डेंस हमारे पास होती हैं इन द नेम ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज, वेदर चाइना की एम्बेसी हो चाहे पाकिस्तान का हाई कमीशन है, जो है बेसिकली अंडर द कवर ऑफ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी जो मिलती है दे डू। यहाँ पे जरूरत है कि ये उनको एक्सपोज किया जाए, एक्सपोज करोगे बात आई हो तो वो पीएनजी कर लिया जाए। इसके साथ एक और चीज कहूंगा, ये लोग जो है टारगेट करते हैं आमतौर पे ऐसे लोगों को जो शुरू में बहुत लो लाइन पर्सन हैं, जिन पे ताकि जल्दी शक ना जाए। अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति जैसे आप जाएं या और कोई बड़े व्यक्ति जाएं वहां पे, तो रियली दे विल नॉट टच यू टू स्टार्ट विद। इनमें धीरे धीरे कल्टीवेशन होता है, असेट बिल्डिंग हम लोग भी करते हैं। असेट बिल्डिंग होती है बहुत ही पेनफुल तरीके से, बहुत ही स्लो तरीके से, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद उसका इंडोक्ट्रिनेशन, उसके बाद उनका स्लीपर सेल स्टेटस, उसके बाद असेट, लो लाइंग असेट एंड देन एक्टिव असेट। ये इनकी स्टेजेस हैं इनको कल्टीवेट करने की। मैं समझता हूँ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बेहतरीन काम कर रही है, बट यस
ह्यूमन फैक्टर सब जगह है, कई बार थोड़ी बहुत चूक होती है, कई बार नहीं होती है। थैंक यू। ये आपने सही कहा कि एसेट बिल्डिंग का जो ये पूरा प्रोसेस है वो नज़र आता है। जैसे कि मैंने चर्चा किया, लगभग 2.5-3 साल पहले ज्योति जो है वो करतारपुर कॉरिडोर जाती है और उसके बाद जो है वो सारा जो माजरा है, पाकिस्तान के लिए इनके दिल में प्रेम मोहब्बत और पाकिस्तानियों के लिए जो इनकी राय है वो बदलनी शुरू होती है। और वो हम देखते हैं कैसे लेटेस्ट सिचुएशन में पाकिस्तान की भर भर के तारीफ और इस तरह के वीडियोस जो है वो नजर आते हैं। इनफैक्ट पहलगाम वाले में अगर आप ले लीजिए, सूद सर कुछ कहना चाह रहे हैं। मानो सर, पहलगाम हमले के बाद इन मोहतरमा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया जिसमें इन्होंने सवाल उठाया सिक्योरिटी फोर्सेस पर कि जब मैं कश्मीर जाती हूं तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा होती है, पहलगाम हमले के वक्त सुरक्षा क्यों नहीं थी। इस तरह को लेकर बहुत सारे सिक्योरिटी लैब्स को लेकर उन्होंने बहुत सीरियस क्वेश्चन उठाए और साथ ही साथ एक तरह से पाकिस्तान को बैक करने की कोशिश की कि इसमें पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है। इस तरह की कंटेंट हमें देखने और सुनने को मिले इस पहलगाम अटैक के बाद। तो मुझे लगता है उसके बाद से मैटर और गंभीर हुआ। सूद सर कुछ कह रहे हैं। सूद सर, देखिए, फल तब तोड़ा जाता है जब फल पक जाता है। अब शुरू में फल को तोड़ लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी, फल बनेगा ही नहीं। लेकिन हमको देखिए, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आप ये काम कर रहे हो। जब वो काम करता है तो नजर रहती है इंटेलिजेंस एजेंसी की, और इंटेलिजेंस एजेंसी किसी को बात करके नहीं कहती कि हम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। वो चुपचाप काम करती हैं अपना। जब उनको प्रूफ मिलता तो तब उसको काम ले लेते हैं। मैं पाकिस्तान की बात करूं आपको दूसरी तरफ कि पाकिस्तान के जैसे दानिश को भेजा गया है, पीएनजी कर दिया गया, उसको बाहर निकाल दिया गया 24 घंटे के बाद अंदर। इससे पहले 94 की बात कहूं, 94-95 के अंदर हम कई पाकिस्तान के एजेंट को पकड़ा करते थे इंडिया के अंदर, उनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर हो जाती थी। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इंडिया के जो रॉ के लोग होते थे उनको स्पेशली पिकअप करके उनको पीटा जाता था। हम पीटते नहीं थे। तो इस केस को जो उठाया गया तो हमारे प्राइम मिनिस्टर सुनने को तैयार नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। और जब एमई और आईबी से बात की गई तो आईबी वाले कहते हैं हमें तो प्रूफ दे देना है कि हमने काम किया है, इसलिए हम उसको एफआईआर रजिस्टर करते हैं। एमईए से बात की, वो भी बड़ा इंजॉय कर रहे थे कि रॉ के लोग पिट रहे हैं, क्योंकि कई एमईए के लोगों को चिंता होती है कि रॉ के लोग क्यों पोस्टेड होते हैं फॉरेन कंट्रीज के अंदर। उसके बाद हमने जो है कई लोगों को खुद पीटने की बात की, लेकिन सुलझा नहीं मामला। उसके बाद एक मैसेज भेजा गया पाकिस्तान के आईसीआई को बैक चैनल से कि आप एमईए का आदमी उठा लो। जब एमईए का आदमी उठा लिया गया उसके बाद उसको पीटा गया तो सब बंद हो गया। फिर एमईए भी साथ आ गई, आईबी अकेली रह गई। देखिए, कई बार हमारी गवर्नमेंटें कमजोर होती हैं, पीएम कमजोर होते हैं, और कई पीएम ऐसे रहे जिनको तो रॉ की जरूरत ही नहीं है, इंटेलिजेंस की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। और एक पीएम ऐसे भी थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, 11 महीने हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे, और उन्होंने पीएम बनते ही आईबी के चीफ से कहा कि आप पाकिस्तान के एम्बेसी में वॉच रखनी बंद कर दो। उसने जब क्वेश्चन किया तो कहते हैं आपको ऑर्डर इज ऑर्डर, उसको मानना पड़ा। उसके राह से कहा कि आप सारे ऑपरेशन बंद कर दो पाकिस्तान के खिलाफ। रॉ के चीफ ने जब आर्गूमेंट की तो भी उनको मना कर दिया गया, तो हमको बंद करने पड़े। और हमारे जो 20-20 साल के सेट थे हमको लूज कर गए। फिर उन्होंने आर्मी चीफ को बुलाया, उनको पेट नहीं भरा कि आप सियाचिन से अपनी आर्मी को विड्रॉ कर लो, हम वहां पे एक प्लेग्राउंड बनाना चाहते हैं। उसने मना किया तो उस पर चढ़ गए वो। अल्टीमेटली उनकी गवर्नमेंट गिर गई तो हमारा सियाचिन बच गया। हमारी कंट्री के अंदर ऐसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं इस कंट्री के अंदर, नाम भी ले सकता हूं उसका, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनका नाम लेने में। आई के गुजराल था उनका नाम जी। लेकिन ये भी तो सुनने को मिला सूद साहब कि उन्होंने हमारे एसेट्स की पूरी लिस्ट ही सौंप दी थी पाकिस्तान को। देखिए, ऐसा है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसे भी थे जिनको 1 करोड़ रुपया मिलता था फॉरेन से, केजीबी उनको 1 करोड़ रुपया दिया करती थी। अब ऐसे लोगों को आप क्या करोगे? फिर यहाँ पे लोग क्वेश्चन उठाते हैं रॉ के ऊपर, क्वेश्चन उठाते हैं आर्मी के ऊपर। क्या करेगा रॉ, क्या करेगा आईबी की, और क्या करेगी हमारी आर्मी? जब इनकी एजेंसीज को आप डिमोरलाइज करते हैं, उनको लोगों को पिटाया जाता है। और तभी जो दानिश को यहाँ से भेज दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया पीएनजी जाओ यहाँ से, और चला गया। हमने अपना काम कर लिया। देखिए, एक आर्टिकल 311 2C लगता है जिसके अंदर किसी को डिसमिस किया जा सकता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। कई बार ऐसी इंसिडेंट होती है इवन रॉ के अंदर कि उनको डिसमिस किया जाता है जब उनके खिलाफ इंक्वायरी हो सकती है। कहते हैं इंक्वायरी करके क्या रिजल्ट मिलेगा, हमने तो ऐसे अचीव कर लिया कि उसको डिसमिस कर दिया, और हम क्यों झगड़े में पड़े। तो यहाँ पे देखिए बहुत से क्वेश्चन उठ जाते हैं, कभी रॉ के ऊपर, कभी आईबी के ऊपर, कभी हमारी सिक्योरिटी के ऊपर। जैसे इसने उठाया कि वहाँ पे हमारी आर्मी क्या कर रही थी। आर्मी हर एक जगह नहीं थी, मैं भी पहलगाम में गया हूँ, सिर्फ सिटी के अंदर आर्मी, सिटी के अंदर बीएसएफ खड़ी थी, जैसे सीआरपीएफ खड़ी थी। जो बाकी टूरिस्ट स्पॉट थे वहाँ पे सीआरपीएफ नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे ये चैनल नहीं था, या इस टाइप पर तरीका नहीं था कि वहाँ पे टारगेट किया जाएगा जो टूरिस्ट स्पॉट है। पहलगाम के अंदर सिटी के अंदर पुलिस रखी थी, वो भी दिखाने के लिए कि यहाँ पे कोई वो ना हो। और ये जरूर है कि उस टाइम तक कोई भी टेररिस्ट अटैक नहीं किया जाता था जहाँ पे आप टूरिस्ट को मारा जाए।
और टूरिस्ट को मार करके जो मेन इस टाइम पे नाराज लोग हैं वो कश्मीरी हैं, जिनकी रोजी रोटी खत्म हो गई। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि जब पीएनजी अभी किया जा रहा है, लेकिन पहले की तुलना में हालात आज बेहतर हैं और पहले की स्थिति कुछ और हुआ करती थी। सौरभ दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद माथुर सर आपके पास आ रहा हूँ। सौरभ दुबे जी। देखिए विवेक भाई, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, पैनल पे सभी लोग बैठे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं और पूर्व जो है रॉ के अधिकारी हैं, और मैं मानता हूँ देखिए इस बात को बड़ी ही बहादुरी के साथ एनके सूद साहब ने रखा। लेकिन एक कारण है, देखिए आफ्टर रिटायरमेंट हम जब इस बात को रखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सर्विस के दौरान नहीं रख पाते, और सर्विस के दौरान जो एक सिस्टम होता है, जैसे मैं भी तिवारी साहब ने कहा कि हमको पहले ही उनको पकड़ लेना चाहिए था। मैंने भी जांच रिपोर्ट में पढ़ा है, जो रिपोर्ट आई है उनकी, वो कि 2024 से ही उनके पीछे जो है उनके ऊपर जांच चल रही थी और खुफिया एजेंसियां पीछे लगी हुई थी। लेकिन कुछ कारण होगा, कुछ हमारी व्यवस्था ऐसी है। मेरा मानना भी है कि ऐसे लोगों पे अगर शक होता है आपको, तो कुछ न कुछ कार्रवाई उसी समय से त्वरित शुरू कर देनी चाहिए, ताकि पहलगाम जैसा हमला, मान लीजिए अगर इसका कोई हाथ, इसके माध्यम से पहलगाम हमले में अगर कुछ भी हुआ होगा, तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों से क्या ये तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं चूक हो गई फिर। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, मैं कह रहा हूं कि हमने जिनको वास्तव में हमें अभी मैंने अभी देखा था रिपोर्ट के अंदर कि बॉलीवुड के अंदर तमाम ऐसे पाकिस्तान के लोग हमारे काम कर रहे थे, लेकिन जब बात आई पाकिस्तान को लेकर के, उन्होंने खुल के समर्थन किया पाकिस्तान का। काम तो कर रहे थे वो हिंदुस्तान में, और रोटी तो वो हिंदुस्तान की खा रहे थे, लेकिन उन्होंने समर्थन किया तुरंत पाकिस्तान का, अपने देश का, बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्री। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन लोगों को हमने, क्योंकि एनके सूद साहब ने बड़े बड़े खुलासे किए, अभी उन्होंने शाहरुख खान का नाम लिया, उन लोगों को उल्टा हमने सुरक्षा दे रखी है, जिनके माध्यम से हमें पूछताछ करनी चाहिए, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे जो भी हो, इन लोगों को सुरक्षा हमने उल्टा दे रखी है। और इन लोगों के माध्यम से मैं मानता हूं, क्योंकि देखिए जो बाबा सिद्दीकी का एक हत्याकांड हुआ, या तमाम ऐसे लोग हैं, ये सब इन लोगों का आपसी मसला, जो पैसे का मसला है, वो कहीं ना कहीं जो आपका पाकिस्तान कनेक्शन है या दुबई कनेक्शन है, वहीं से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप भी चाहे तो एक स्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूं, ये जो पैसे के लालच में लोग आकर के, क्योंकि ये लड़कियां खासतौर पे अभिनेत्रियां बनने के लिए जो जाती हैं, जिनके पास काम नहीं है, ये बड़ी आसानी से पाकिस्तान के जाल में फंसती हैं, और फंसने इस तरह से जनरलाइज करना ठीक नहीं रहेगा। सौरभ दुबे जी, मैं ओवरऑल नहीं कह रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव में ये बात नहीं कह सकते। अगर आपके पास कोई नाम है, कोई इस तरह की बात है, तो आप कह सकते हैं। आपको जांच में बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, मैं तो जांच में अगर आपके पास नाम है तो बता दीजिए। आपके पास बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। नहीं, सबको एक ही कैटेगरी में डालना ठीक नहीं है। पीछे से बता दूंगा, आप जांच कर लीजिए। जितनी लड़कियां स्ट्रगल कर रही हैं, सबको एक कैटेगरी में डालना ठीक नहीं। मैं सबकी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं, ये तो नहीं हमारे पास 2 लाख एजेंसी के लोग बैठे हैं जो हर एक की जांच करते रहेंगे। देखिए कई चीजें प्रैक्टिकल नहीं होती, हम हर एक के पीछे कोई ये तो नहीं है रॉक आदमी लगा देंगे, एलबी का लगा देंगे, हम खाली बैठे हुए। यहाँ पे बहुत से काम है, बहुत से इश्यूज है, हमारी आर्मी के पास बहुत से इश्यूज है। सिर्फ पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, चाइना का बॉर्डर भी है, बांग्लादेश का बॉर्डर भी है, म्यांमार का बॉर्डर भी है, जहाँ पे गड़बड़ होती रहती है। देखो हर एक के ऊपर जांच ही रखी जा सकती है, कोई अपने काम करता तो करे, लेकिन तब एक्शन किया जाता है जब किसी के ऊपर कुछ इशू उठता है। अदरवाइज हम कैसे किसी के ऊपर जांच सकते हैं? ठीक है, हर एक आदमी चाहता है कि हर एक हमारे देश की जो चिंता है लोगों को, वो बात ठीक है। अब देखो बॉलीवुड के अंदर क्या था, बॉलीवुड के अंदर जो टोटल कंट्रोल था वो था इस्लामिस्ट का, बॉलीवुड के अंदर टोटल कंट्रोल था कम्युनिस्टों का। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर कर दिया गया, क्या मर्डर था? मर्डर क्या ये डेथ हुई थी उसकी? सुसाइड था? मर्डर था, बिल्कुल अंडरवर्ल्ड का हाथ था। लेकिन उसमें तो सर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट भी डाल दी सर। देखिए सीबीआई क्या करेगी, सीबीआई तो तब वहां पहुंची जब सारे विटनेसेस को ड्रॉ कर दिया गया। मैंने आपको एक और केस बनाता हूं, सुनंदा पुष्कर का। सुनंदा पुष्कर के जो फ्लोर पे जो आदमी खड़ा था सिक्योरिटी का, वो आज तक नहीं मिला। और सुनंदा पुष्कर की जो डेथ हुई उस टाइम पे जो सारे के सारे वीडियोस है वो भी गायब हो गए थे लीला होटल से। और दूसरी बात है कि उस टाइम पे जो उनके पति थे वो एक कांग्रेस की मीटिंग अटेंड कर रहे थे, उनके घर में वहां पे रिपेयरिंग चल रही थी, इसलिए होटल में ठहरे हुए थे। जबकि नॉर्मल तरीके से जब वहां पे रिपेयरिंग की जाती है, जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं होता, और जब वापस आया तो सुनंदा पुष्कर मरी हुई थी, इंजेक्शन था उसके बॉडी के ऊपर। वहां पे जब कोर्ट में केस गया तो वहां पे पूछा गया, तो वहां पे जो डॉक्टर था उसने कहा जी मेरे ऊपर प्रेशर था कि यहाँ पे 2 मिनिस्टर थे, एक हेल्थ मिनिस्टर था, एक उनका पति था। लेकिन कोर्ट क्या देखेगा? कोर्ट तो देखेगा कि वहां पे क्या एविडेंस मिली है, यानी कि पोस्टमार्टम के अंदर क्या रिपोर्ट आई है, उसके ऊपर उसने जजमेंट दे दी अपनी कि इसका सुसाइड किया गया है। देखिए जो अंडरवर्ल्ड का काम होता है उसके अंदर आप कोई एविडेंस ढूंढ सकते हैं, आपको मिलेगी नहीं, सारी एविडेंस डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। सीबीआई क्या करेगी? सीबीआई को ऊपर से खींच के तो लाएगी नहीं कि अल्लाह के पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, वहां से एविडेंस लेके आते हैं। ये चीजें पॉसिबल नहीं होती और इसलिए लोग बच जाते हैं,
क्योंकि हमारा जी। कोर्ट का सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, उसी तरीके से काम करता है जो जिस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। बिल्कुल, ये जो बात आप कह रहे हो काफी गंभीर विषय है। मैं माथुर सर के पास एक बार जा रहा हूं। माथुर सर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन माथुर सर, बड़ी खबर ये आ रही है कि यूट्यूबर ज्योति को एनआईए हिरासत में भेज दिया गया है और टेरर कनेक्शन में पूछताछ होगी। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट मिल रही है, यानी इस मामले को, ज्योति वाले मामले को एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगी। माथुर सर, मैं उसके बाद आ रहा हूं। एक सेकंड सर, दुबे जी, मैं आप स्क्रीन पे नहीं है, एक सर माथुर जी बोले, उसके बाद बात आपको। हाँ, देखिए विवेक, क्या होता है, मैं जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ ये है कि इसको आप एनआईए से इन्वेस्टिगेट करवाइए, किससे भी इन्वेस्टिगेट करवाइए, अभी ये हो चुका है। मेरा ये मानना है कि हमको सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज या आर्म्ड फोर्सेज का ये काम नहीं है, और अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसीज और आर्म्ड फोर्सेज मिलकर के इस काम को पूरी तरह से कर पाएंगे तो ये संभव नहीं है। आप देखें किस प्रकार से मैंने आपको यही बताने का प्रयास किया कि न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन और भी कई हमारे दुश्मन राष्ट्र हमारे बीच, हमारे अंदर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि गलेबल होते हैं, जिनको आसानी से आप अपनी तरफ किसी न किसी प्रलोभन के साथ अपनी तरफ ले सकते हैं। तो उन लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनमें से देखा जाता है कि किसके पास थोड़ा बहुत उनका इन्फ्लुएंस है, उनकी पहुंच है कुछ लोगों तक, चाहे सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इन लोगों की, उसके बाद या कोई फिल्म इंडस्ट्री में है या कहीं है, और उसके बाद उनको कहीं जाकर के इनको उसका टारगेट करके, और फिर भी 100 में से 1 या 2 ही ये बना पाते हैं। इसमें ये इतना आसान काम नहीं है। हर एक आदमी, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि 99.9% लोग जो हैं वो भारत के हैं, जो भारतवर्ष की चिंता करते हैं। सिर्फ 1.1% लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि इन चीजों में मिलकर भारत के खिलाफ करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत की जनसंख्या इतनी है कि वो 0.1% भी एक बहुत बड़े नंबर में जाकर के ट्रांसलेट होता है। अगर आप उसको कैलकुलेट कर लें तो 44 करोड़ का 0.1% क्या होता है, तो इतने लोगों को पकड़ पाना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। हमें क्या करना चाहिए कि हमें हर स्तर पे, हर एक चीज में, सुबह भी मैंने कहा था, इसको स्कूलों के करिकुलम में डालना चाहिए कि किस प्रकार से आप कोई भी इम्प्रॉपर एक्टिविटी देख रहे हैं, कोई भी चीज जो कि बिल्कुल आम नहीं है, अलग है उससे उसको कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस हो सकता है, उसमें सडनली एक व्यक्ति जो काम कर रहा है और वो उसके पास अपनी हैसियत से 50 गुना ज्यादा चीजें आ गई हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये आंख कान नाक खोल के सभी को रखने पड़ेंगे। एजुकेशन में इसको सिस्टम के अंदर इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। कैसे आप आइडेंटिफाई, वो जो व्यक्ति पठान है जो जैसलमेर में पकड़ा गया, क्या उसके पास परसों पैसा आया था? 6 साल से उसको पैसा मिल रहा है। क्या उसके आसपास वाले लोगों ने देखा नहीं कि पिछले 6 साल में उसके अचानक से उसकी आर्थिक स्थिति सुधरनी शुरू हो गई, वो जमीन कर रहा है? तो ये कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी है, उसको चेक करके उस पर नजर रख के उसको पता लगाने का काम मेरे हिसाब से जब तक ये पूरा हमारे सिस्टम में नहीं आएगा तब तक ये बहुत मुश्किल है। और उसके बाद ये बात करना कि आपने ज्योति ये जो भी है इसको आपने 26-27 तारीख को देख लिया तो 28 तारीख को उसको जेल में डाल दे, संभव नहीं है। इसको करने के लिए आपको पूरे एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे, और अगर उसको पहले दिन में ही आप इसको पकड़ करके और उसको हटा देंगे तो आप जो पूरा बड़ा जाल है उसको कभी नहीं पहुंच पाएंगे। अब उसको हमने कोशिश करी है कि पूरे जो बिग फिश है उसको हम किसी तरह से पकड़ने की कोशिश करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं माथुर सर कि किसी भी एसेट को, जो बात पहले भी पैनल में उठी कि उसको पकने का वक्त दिया जाता है, अगर उसको वेरी नेक्स्ट डे उस पर एक्शन ले लिए तो कई लोग पर्दे के पीछे रह जाएंगे। सौरभ दुबे कुछ कहना चाह रहे हैं, उसका शशिकांत जी और सूद सर आपके पास आ रहा हूं। मैं यही कह रहा था कि अभी जैसे सूद साहब ने बताया कि पकड़े जाने के बाद कार्रवाई किस प्रकार से होती है, और अभी अनुज माथुर साहब ने भी बताया, बिल्कुल ठीक बताया कि ये पूरी प्रक्रिया है। और यही कारण है कि मुझे लग रहा है अभी उनके जो पिताजी का आज बयान आया है, वो उनके पिताजी कह रहे हैं कि मैं जेल में ज्योति से मिलने गया था और ज्योति ने बोला कि कुछ नहीं पिताजी, अभी 2-3 दिन की पूछताछ के बाद मुझे छोड़ दिया जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो कार्रवाई है वो कितनी गंभीर हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, ये थोड़ा समय लगता है इन सब चीजों में। और उनके फादर ने भी, आपने उनके फादर को कोट किया, मैं भी मैं उनके बयान को सुन रहा था। उन्होंने कहा किसी से बात कर लेना है, पाकिस्तान घूम के आ जाना, कोई जासूस नहीं हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह के सवाल उन्होंने, तो ये बड़ा हल्कापन, जो बिल्कुल इतनी बड़ी गंभीर घटना को इतने हल्के तौर पर जिस प्रकार से उनके फादर का जो हमने बयान सुना है, और वो कह रहे हैं दोस्ती करना कोई जासूसी नहीं। वही मैं कह रहा हूं कि ये एक सोचने वाली बात है कि वास्तव में जो कुछ लोग हैं जिनका, मैंने बोला ना कि जिस प्रकार से एक अपनी जो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जब उनको 4 पैसे आ रहे हैं कहीं से, एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो 1% माथुर साहब कह रहे हैं
वो 1% वाली बात है। अगर वो 1% जो है उसमें 500 लोग, 1000 लोग, 2000, इससे ज्यादा की लिस्ट नहीं होगी। अगर उन लोगों की एक बार एजेंसियां अगर उनको खंगाल लें एक बार, तो कुछ ना कुछ चीजें मिल जाएंगी। क्योंकि देखिए ये एक अवसर हमने ऐसा ढूंढा है कि अब पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित जो आतंकवाद है, आतंकवाद की जड़ें हैं, और जो उसके माध्यम से यहाँ पर स्लीपर सेल चल रहा है, वो जो उसका कहीं ना टू कहीं एंड हाफ खात्मा फ्रंट की करना बात होती है, बिल्कुल टू एंड उसका हाफ फ्रंट की खात्मा बात होती है। करना ही करना है अब। और जी। पूरी जांच एजेंसियां इस समय अब जब अलर्ट शुरू में कर दिया तो इसे अंजाम तक, हाँ, जी, गृह अंजाम तक मंत्रालय भी पहुंचाना ही अलर्ट पर होगा, है, चाहे और कोई भी अंजाम बड़ा तक से बड़ा अफसर हो, कोई भी, पहुंचा क्योंकि कर ही दम लेंगे। कई जी। बार हमने बड़े अफसरों को जी। भी इस काम में पकड़ा है। जी कई बार बिल्कुल। कुछ ओपी मंत्रियों तिवारी को सर भी कुछ कहना चाह रहे, सरकार काफी देर से वेट कर रहे। ओपी तिवारी सर, उसका सूद सर आपके पास और शशिकांत जी आपके पास आ रहे हैं। मैं सबकी बात सुन रहा था, काफी सहमत हूँ। सबकी अपने अपने कंपल्सन है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कहाँ आगे नहीं बढ़ सकते। मैं तो कल एक ही चीज कर रहा था कि जैसे थोड़ा भी डाउट हो ना, जैसे एक छोटे लोकेलिटी में एक पुलिस चली जाती है तो पूरे लोग उस घर को देखने लगते हैं। मैं उस मकसद की बात कर रहा था, ये नहीं कि बहुत बड़ा मॉड्यूल नहीं पकड़ पाएंगे। इस तरह के जो लोग हैं वो बहुत बड़ा मॉड्यूल से काम नहीं कर पा रहे। ये तो एक्चुअली एक दिखाया जाता है कि भारत में हमारे बहुत लोग हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कर रहा था। सूद साहब और अब शशिकांत जी को ज्यादा मालूम हुआ कि मैं सही हूँ गलत हूँ, कि एक मैसेज कभी एक पुलिस एक गांव में किसी पहुंच जाती है, उस फैमिली को सब लुक डाउन करने लगते हैं। फिर बहुत बड़ा एक मैसेज आता है कि भाई ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और ये मैसेज सबके लिए आता है। यही मैं कहना चाहता था। थैंक यू जी। सूद सर, देखिए ऐसा है कि बिल्कुल ठीक बात है कि आपकी किसी के दोस्ती से मतलब ये नहीं कि आप उसके एजेंट बन गए। लेकिन जब आप उसके साथ शेयर करते हैं, आपके हाथ में शहद लग जाता है, चोरी का शहद लग जाता है, तो आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर इससे सिर्फ दोस्ती की थी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उस एजेंडे पे काम कर रही थी। दूसरी बात है, बहुत सी इंक्वायरियां की होंगी, पैसे भी आए होंगे। किसने फाइनेंस की तुम्हारी ट्रिप? किसने फाइनेंस की तुम्हारी ट्रिप पाकिस्तान की? किसने फाइनेंस की तुम्हारी ट्रिप इंडिया की? किसने फाइनेंस की तुम्हारी ट्रिप चाइना की? और किसने फाइनेंस की तुम्हारी ट्रिप जो आप गई थी इंडोनेशिया के अंदर? अगर गलत आदमी से आपने फाइनेंस लिए, क्योंकि कई लोग इस टाइप के पकड़े जाते हैं जिनकी दोस्ती होती है स्मगलर के साथ, और फिर सब स्मगलर के साथ मिलकर के कोई धंधे तो करते हैं, कोई फायदा तो उठाते हैं, तो आप तो शेयर हो गए। आपने चोरी में साथ दिया है तो आप पकड़े जाओगे। पकड़ी गई है इसलिए। इसके फादर जो मर्जी पाते हैं। एजेंसीज इसीलिए टाइम लेती हैं कि वो पूरा का पूरा प्रूफ इकट्ठा करती हैं, बगैर प्रूफ पे कोई काम नहीं करती। अगर कच्चे में तोड़ लेंगे तो उसको आदमी को तो बेल मिल जाएगी नेक्स्ट डे। और इसीलिए इसको पूरे तरीके से पूरा सर्च करके पकड़ा गया। और कई बार मैं आपको बता दूं कि एजेंसी जब काम करती हैं तो 2-2, 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं, और तब उसको तोड़ा जाता है, तब उसको पकड़ा जाता है। यानी कि इस मामले में अभी और कई किरदार सामने आने बाकी हैं। शशिकांत जी से आज भी जल्दी पकड़े से, गए हैं 2 पाकिस्तान के जासूस जो आप ये सब जो बात कह रहे हैं अनुज माथुर सर, मैं एग्री करता हूं। क्या ये स्मॉल फिश हैं? ये अभी छोटे किरदार हैं? शशिकांत सर। शशिकांत सर, हाँ आवाज आ रही है आपकी। लुक, आई बिलीव कि जितने ऐसे केसेस होते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। भारत की कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जिसमें मैंने काम नहीं किया। पुलिस में भी काम किया है, वो भी पंजाब पुलिस। हम लोगों का आमतौर पे मोडस ऑपरेंडाई यही रहता है कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इकट्ठी करो, उसके बाद ठीक है पेनफुली जितना हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अदरवाइज आई हैव ऑलवेज बिलीव इन स्टेट एक्शन। पिक अप ए पर्सन, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से शुरू करके उसको ब्रेक दैट पर्सन गुड एंड प्रॉपर कहा जाएगा। आई पर्सनली फील कि जो इंटरनेशनल अरीना है जहां पे सिर्फ स्पाइस का जो वेब है इतना गंभीर होता जा रहा है, इसमें हम इन्वेस्टिगेशन को ही प्रूफ कितना ले आएंगे कि ठीक है बहुत समय किया, उनको पीछा किया, सब कुछ किया, बट फोर्स में भी जो सस्टेन करता है मैंने देखा है तो बेसिकली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस से। तो वी हैव टू बी केयरफुल कि कौन व्यक्ति कितना फाइनेंशियल स्क्वाड्रन कर रहा है, कौन कितना कहाँ घूम रहा है। और इस तरह की एजेंसी हमारे पुलिस के पास होती है। समहाउ द अदर जो लैक कर रहा है वो है पुलिस और सिक्योरिटी जो इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन लैक कर रहा है। अगर हम एक दूसरे से फ्री इंफॉर्मेशन एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, आई एम श्योर इस तरह की हरकतें होनी बहुत ही कम हो जाएंगी, बहुत ही कम हो जाएंगी। थैंक यू जी। सरोदे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि जो अभी आज भी 2 जासूस पकड़े गए हैं, और जब उनको उनका अकाउंट खंगाला गया तो पाकिस्तान से 1-1 लाख रुपए उनके अकाउंट में आए हुए हैं। तो तमाम इस तरह का एक बड़ा अभियान चल रहा है, और इस बड़े अभियान के तहत मुझे लगता है कि कई सारे बड़े जासूस पकड़े जाने बाकी हैं, और वो उन पे जांच एजेंसियां मुझे लगता है उनके बारे में जो है तमाम सबूत भी इकट्ठा कर रही होंगी। कुछ दिन में नाम वगैरह आ जाएंगे। और मेरा मानना यह है कि देखिए जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोग
मैंने बोला कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, हमने देखा कि वो एक सुर में पाकिस्तान की बात करते हैं। ये समय आ गया है कि जो वाकई में हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो किसी अधिकारी हो, किसी रैंक पे हो, और चाहे वो बॉलीवुड के अंदर हो, चाहे वो सामान्य यूट्यूबर हो, चाहे मीडिया से जुड़े जो भी लोग हों, उनकी बाकायदे जो है इस समय पूरी की पूरी जांच, अगर संदेह के घेरे में आते हैं, जांच की जाए और एक कंक्लूजन निकाला जाए कि ये जो जिस प्रकार से कि आखिरकार ये खुफिया एजेंसियां जब काम करती हैं और इतने लंबे अंतराल के बाद एक रिपोर्ट आती है हमारी और एक बड़ा हमला हो जाता है, उसके बाद हम पकड़ते हैं, तो क्या ऐसे समय में हम एक ऐसी कार्रवाई, जैसे तिवारी जी कह रहे थे, वो बहुत बढ़िया बात कह रहे थे कि अगर हम नहीं कर पाए, लेकिन हमको करना चाहिए, हमको थोड़ा सा त्वरित कार्रवाई की ओर बढ़ना चाहिए ताकि ऐसे जासूस पकड़े जाएं जिससे कि दोबारा कोई पहलगाम ना हो, जिससे कोई दोबारा बड़ा आतंकवादी हमला ना हो। और मुझे लगता है कि ये जो भारत सरकार है, इस समय भारत सरकार को कहीं ना कहीं जो उनके अधिकारी हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, जो जांच कर रहे हैं, उनको अपना एक रुख, मैं बार बार कह रहा हूं, एनआईए के हाथ में बॉलीवुड की ये तरफ केस जाना गया है, चाहिए। इसके बाद कई और खुलासे हो सकते हैं, कई और किरदार सामने आ सकते हैं और एनआईए इस मामले को अब इन्वेस्टिगेट करेगी, इस मैटर को देखेगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और